क्या आप कभी खुद को भावनाओं के एक प्रचंड प्रवाह में फंसे हुए पाते हैं? किसी भी छोटी सी उत्तेजना या निराशा की लहर पर बिना पतवार की नाव की तरह प्रतिक्रिया करते हुए? पेट में वो गांठ, वो बिना सोचे समझे मुंह से निकली बात, वो जल्दबाजी में लिया गया फैसला जो पछतावे का निशान छोड़ जाता है। अब अपने भीतर एक शांत सागर की कल्पना करें, जहां हर बाहरी तूफान एक अटूट शांति मिलती है। और अगर मैं कहूं कि ये नियंत्रण कोई वरदान नहीं बल्कि एक कौशल है जिसे आप कदम दर कदम बना सकते हैं, अपनी आवेगशीलता को व्यक्तिगत शक्ति के किले में बदल सकते हैं। सदियों पहले ज्ञानी सेनेका ने लुसीलियस को लिखे अपने पत्रों में हमें एक कालातीत सत्य के बारे में आगाह किया था। ऐसा नहीं है कि हमारे पास समय कम है, बल्कि हम बहुत कुछ खो देते हैं, और ये नुकसान आज हाथों से फिसलते समय से कहीं अधिक है। ये खत्म होती ऊर्जा, कमजोर होते रिश्तों और सबसे बढ़कर स्वयं पर हमारी संप्रभुता के रूप में प्रकट होता है, जिसे हम छोड़ देते हैं। हम लगातार उत्तेजित करने वाली चीजों के युग में जी रहे हैं, एक डिजिटल मंच जहां तत्काल प्रतिक्रिया सबसे मूल्यवान मुद्रा है। कंपन करती हर सूचना पर, हर तीखी टिप्पणी पर, हर अप्रत्याशित चुनौती पर हमें आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया के अखाड़े में खींच लिया जाता है, अपने आंतरिक अभयारण्य को त्याग देते हैं। ये चक्र न केवल हमें थका देता है, बल्कि हमें पछतावे और निराशा के पिंजरे में कैद कर लेता है, उद्देश्य और शांति से निर्देशित जीवन के सार को ही नष्ट कर देता है। लेकिन एक प्राचीन दर्शन स्टोइकवाद है जो हमें तूफानों से बचने का नक्शा नहीं बल्कि गरिमा और शांति के साथ उनसे गुजरने का एक दिशा सूचक यंत्र प्रदान करता है। ये हमें सिखाता है कि सच्ची शक्ति बाहरी दुनिया को नियंत्रित करने में नहीं बल्कि अपने स्वयं के आंतरिक साम्राज्य पर शासन करने में है। इस वीडियो में मैं स्टोइकवाद के 5 स्तंभों का अनावरण करूंगा जो यदि आपके जीवन में शामिल हो जाते हैं तो आपको अस्तित्व मोड से बाहर निकालेंगे और आपको अपने मन का स्वामी बना देंगे, जो किसी भी स्थिति पर सोची समझी शांति और अटूट व्यक्तिगत शक्ति के साथ प्रतिक्रिया करने में सक्षम होगा। यदि आंतरिक महारत का ये दृष्टिकोण उस आत्मा के साथ प्रतिध्वनित होता है, यदि आप प्रतिक्रियाशीलता की बेड़ियों को तोड़कर और अपने स्वयं के अस्तित्व का सिंहासन संभालने के लिए तैयार हैं, तो नीचे नियंत्रण कमेंट करें। यह आपकी घोषणा है कि प्रतिक्रिया का युग समाप्त हो गया है और संप्रभुता का युग शुरू होता है। क्या आप दुनिया को अपने ही डर और अपेक्षाओं से धुंधली हुई लेंस से देखते हैं, या आप नग्न और कठोर वास्तविकता को देख पाते हैं? आपकी धारणा केवल एक खिड़की नहीं है, यह आपकी वास्तविकता का वास्तुकार है और विस्तार से आपकी हर प्रतिक्रिया की जड़ है। हम में से कई लोग अपने मन के चारों ओर अदृश्य दीवारें खड़ी कर लेते हैं, ये मानते हुए कि बाहरी घटनाएं स्वाभाविक रूप से अच्छी या बुरी होती हैं। आप सोच सकते हैं कि एक अनउत्तरित संदेश एक व्यक्तिगत अपमान है, या काम में एक छोटी सी गलती अक्षमता का प्रमाण पत्र है। हर तथ्य को त्रासदी या उल्लास के रंग से रंगने की ये प्रवृत्ति हमें परिस्थितियों की कठपुतली बना देती है। हम एक साधारण देरी को व्यक्तिगत तबाही में बदल देते हैं, या एक रचनात्मक आलोचना को सीधे हमले में। ऐसा करके आप अपनी भावनात्मक स्थिति की चाबियां भाग्य के हवाले कर देते हैं। आप एक घटना की प्रारंभिक और स्वचालित व्याख्या को अपनी प्रतिक्रिया तय करने देते हैं, आपकी ऊर्जा को खत्म करते हुए और आपकी व्यक्तिगत शक्ति को छीनते हुए, इससे पहले कि आप समझ भी पाएं। मार्कस ऑरेलियस, वो दार्शनिक सम्राट जिसने रोम और स्वयं पर शासन किया, ने अपने मेडिटेशंस में लिखा, यदि आप किसी बाहरी चीज से व्यथित हैं तो वो चीज स्वयं आपको परेशान नहीं करती, बल्कि उस पर आपका अपना निर्णय आपको परेशान करता है, और इस निर्णय को किसी भी समय रद्द करना आपके हाथ में है। कल्पना कीजिए एक ऐसे व्यक्ति की जो साम्राज्य के शीर्ष पर था, दुनिया का बोझ अपने कंधों पर था,
लेकिन उसने ये समझकर शांति पाई कि बाहरी अराजकता उसके आंतरिक मंदिर पर आक्रमण करने की आवश्यकता नहीं थी। स्टोइकवाद के अनुयायी समझते थे कि वास्तविकता तटस्थ है। ये हमारा मन है अपने फिल्टर और पूर्वाग्रहों के साथ जो अर्थ प्रदान करता है, और यदि मन अर्थ प्रदान करता है तो वो उसे वापस ले सकता है या फिर पुनर्व्याख्या कर सकता है। आपकी धारणा ही एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां आप एक पूर्ण सम्राट हैं। यहाँ बताया गया है कि आप आज धारणा की इस कीमिया का अभ्यास कैसे शुरू कर सकते हैं। सोचा समझा विराम अपनाएं। जब कोई बाहरी घटना एक तीव्र भावना को जन्म दे, चाहे वो चिड़चिड़ाहट, डर या उल्लास हो, तो तुरंत प्रतिक्रिया ना दें। मानसिक शांति का एक सूक्ष्म क्षण बनाएं। इस अंतराल में खुद से पूछें, क्या ये घटना वास्तव में एक आपदा या चमत्कार है, या केवल एक तटस्थ तथ्य है जिस पर मैं एक भावनात्मक लेबल लगा रहा हूं। उदाहरण के लिए, यदि आपका बॉस आपको ऐसी प्रतिक्रिया देता है जो आलोचना जैसी लगती है, तो सिकुड़ने या पलटवार करने के बजाय रुकें। फिर से विचार करें, क्या ये मेरे कौशल को निखारने का अवसर है? यदि यातायात रुक जाता है तो स्टीयरिंग व्हील पर हाथ पीटने के बजाय सांस लें। क्या ये एक पॉडकास्ट सुनने, मेरे दिन की योजना बनाने या बस धैर्य का अभ्यास करने का निमंत्रण है? लक्ष्य भावना को नकारना नहीं है, बल्कि उसे उस कारण से अलग करना है जिसे आपके मन ने जिम्मेदार ठहराया है। उत्तेजना और आपकी व्याख्या के बीच ये जगह बनाकर आप नियंत्रण वापस लेते हैं। सचेत रूप से दुनिया को कैसे देखना है और इससे भी महत्वपूर्ण कैसे प्रतिक्रिया देनी है। आप अपनी कहानी के संपादक बन जाते हैं। जब आप अपनी धारणा की पुनर्व्याख्या की कला में महारत हासिल कर लेते हैं, तो आप परिस्थितियों के अशांत सागर के बीच एक अटूट चट्टान बन जाते हैं। रोजमर्रा की छोटी छोटी परेशानियां आपको अस्थिर करने की अपनी शक्ति खो देती हैं। आप अपने जीवन के मात्र दर्शक नहीं रह जाते और निर्देशक बन जाते हैं। वो लेंस चुनते हैं जिसके माध्यम से हर दृश्य फिल्माया जाता है। ये महारत आंतरिक शांति और एक स्वतंत्र मन से निकलने वाली व्यक्तिगत शक्ति के लिए मूलभूत आधारशिला है। क्या आप कभी खुद को थका हुआ पाते हैं, नदी को पहाड़ के ऊपर धकेलने की कोशिश करते हुए, जो पहले से स्थापित है या जो मौलिक रूप से आपकी पहुंच से बाहर है, उसके खिलाफ लड़ते हुए? स्वीकृति कमजोरी नहीं है, ये वो रणनीतिक बुद्धिमत्ता है जो आपकी ऊर्जा को मुक्त करती है। सबसे आम गलती और शायद सबसे सूक्ष्म रूप से विनाशकारी वास्तविकता की पवन चक्कियों के खिलाफ एक अथक युद्ध लड़ना है। आप एक अपरिवर्तनीय अतीत को कुरेदते हुए खपा लेते हैं, एक अनिश्चित भविष्य पर लकवाग्रस्त चिंताएं थोपते हैं, या लोगों और परिस्थितियों को ढालने की कोशिश करते हुए थक जाते हैं। कल्पना कीजिए कि आप खुले हाथों से समुद्र बीच की रेत को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जितना अधिक आप कसते हैं, उतनी ही अधिक वो फिसलती है। ये व्यवहार न केवल आपकी जीवन शक्ति को खत्म करता है, बल्कि दीर्घकालीन चिंता की लौ को प्रज्वलित करता है। आपको जीवन के खिलाफ एक शाश्वत युद्ध की स्थिति में डुबो देता है। इसका परिणाम निराशा की आवेगपूर्ण प्रतिक्रियाएं, क्रोध के विस्फोट या एक उदासीन त्याग होता है, जो आपको आपके उद्देश्य से दूर कर देता है। एपिक्टेटस, वो गुलाम जो सबसे प्रभावशाली स्टोइक दार्शनिकों में से एक बन गया, ने हमें अपने एनचिरिडियन में एक मुक्तिदायक सत्य दिया। ये मत मांगो कि चीजें वैसे हों जैसे तुम चाहते हो, बल्कि चाहो कि वैसे हों जैसे वे होती हैं, और तुम समृद्ध होगे। उसने, जो शारीरिक स्वतंत्रता के बिना पैदा हुआ था, मन में सर्वोच्च स्वतंत्रता पाई। स्टोइकवाद की बुद्धिमत्ता निर्दयता से अंतर करना कि क्या हमारी शक्ति में है, हमारी पसंद, हमारे निर्णय, हमारे कार्य, और क्या नहीं है। मौसम, दूसरों की राय, पिछली घटनाएं, अनिश्चित भविष्य। अनिवार्य को स्वीकार करना निष्क्रियता या हार का निमंत्रण नहीं है, बल्कि संप्रभुता का कार्य है।
यह अपनी ऊर्जा के प्रवाह को निष्फल प्रतिरोध से अपनी प्रभाव सीमा के भीतर प्रभावी कार्य की ओर मोड़ना है। आज समर्पण की बुद्धिमत्ता को आत्मसात करने के लिए अमोर फाटी यानी भाग्य से प्रेम का अभ्यास करें। जब आप खुद को ऐसी स्थिति में पाएं जो आपके नियंत्रण से बाहर है, तो विलाप करने या विद्रोह करने के बजाय उसे एक आवश्यक तत्व के रूप में देखने की कोशिश करें। शायद आपके रास्ते में एक छिपा हुआ गुरु भी। खुद से पूछें, ये जैसा है इसे देखते हुए मैं इसका उपयोग अपने फायदे के लिए कैसे कर सकता हूँ, या मैं यहाँ से कौन सा महत्वपूर्ण सबक सीख सकता हूँ। उदाहरण के लिए, यदि एक महत्वपूर्ण परियोजना रद्द हो जाती है, तो निराशा में डूबने के बजाय नई वास्तविकता को स्वीकार करें और इस बात पर ध्यान केंद्रित करें कि कैसे बदलाव करें। इस बदलाव से कौन से नए दरवाजे खुल सकते हैं। एक और शक्तिशाली तकनीक है बुराइयों का पूर्व ध्यान। कुछ मिनटों के लिए मानसिक रूप से किसी ऐसी चीज के खोने की कल्पना करें जिसे आप बहुत महत्व देते हैं। आपकी दृष्टि, चलने की आपकी क्षमता, कोई प्रियजन। इस नुकसान के खालीपन को महसूस करें। फिर वास्तविकता पर वापस आएं और अभी भी उन्हें रखने के लिए गहरी प्रशंसा महसूस करें। ये चौंकाने वाली प्रथा आपके दृष्टिकोण को पुनर्गठित करती है। मुझे और चाहिए को मेरे पास पहले से ही पर्याप्त है में बदल देती है। छोटी छोटी जीत, शांति के क्षणों, दिन की क्षणभंगुर सुंदरता का जश्न मनाएं। अपने मन को अपने जीवन में मौजूद प्रचुरता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रशिक्षित करें, बजाय कथित कमी के, और आप पाएंगे कि खुशी एक मंजिल नहीं बल्कि यात्रा करने का एक तरीका है। जब आप अनिवार्य को गले लगाते हैं, तो आप पुरानी चिंता और निराशा की बेड़ियों से मुक्त हो जाते हैं। आपकी ऊर्जा, जो पहले उन हारी हुई लड़ाइयों में व्यर्थ हो जाती थी जिन्हें बदला नहीं जा सकता, उन कुछ चीजों की ओर प्रवाहित होती है जिन्हें आप वास्तव में प्रभावित कर सकते हैं। ये बुद्धिमत्तापूर्ण समर्पण हार मानने का कार्य नहीं है, बल्कि वह नींव है जिस पर आप एक अटूट आंतरिक शांति और एक व्यक्तिगत शक्ति का निर्माण करेंगे जो परिस्थितियों के सामने नहीं झुकती। क्या आपकी भावनाएं एक अशांत सागर की तरह हैं जो आपके जहाज का मार्ग तय करती हैं, या वे केवल संदेशवाहक हैं जिन्हें आप सुनते हैं और बुद्धिमत्ता के साथ तय करते हैं? अपनी भावनाओं पर महारत आपकी शक्ति की सीमा को परिभाषित करती है। सबसे कपटी गलती यह है कि क्रोध, भय, निराशा या यहाँ तक कि अनियंत्रित उल्लास जैसी उग्र भावनाओं की तीव्र लहरों को आपके कार्यों और शब्दों की पतवार संभालने दें। आप खुद को किसी उकसावे पर आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया करते हुए बिना सोचे समझे ऐसे शब्द बोलते हुए पाते हैं जो चोट पहुंचाते हैं, या ऐसे अविवेकपूर्ण निर्णय लेते हुए पाते हैं जो पीछे मुड़कर देखने पर पछतावे का कड़वा स्वाद छोड़ जाते हैं। भावनात्मक भंवर को ये समर्पण न केवल आपके सबसे कीमती रिश्तों को नुकसान पहुंचाता है और आपकी प्रतिष्ठा को धूमिल करता है, बल्कि अधिक क्रूरता से आपकी आंतरिक शांति को नष्ट कर देता है, आपको हर छोटी सी आंतरिक अशांति की दया पर छोड़ देता है। आप अपनी खुद की जीव विज्ञान के बंधक बन जाते हैं, प्रतिक्रिया चुनने में असमर्थ, केवल प्रतिक्रिया करने में समर्थ। सेनेका ने अपनी वाक्पटुता और गहराई के साथ हमें ये सूत्र दिया: सबसे बड़ी शक्ति स्वयं पर नियंत्रण है। स्टोइकिज्म के अनुयायियों के लिए उग्र भावनाएं, ये शब्द जिसका वे अत्यधिक और तार्किक भावनाओं का वर्णन करने के लिए उपयोग करते थे, केवल भावनाएं नहीं थीं, बल्कि गलत निर्णय थे जो हमें असंगत और हानिकारक प्रतिक्रियाओं की ओर ले जाते थे। वे भावनाओं के दमन या अस्वीकार का प्रचार नहीं करते थे, आखिर हम इंसान हैं, बल्कि उनकी सचेत पहचान और उन्हें नियंत्रित करने के लिए तर्क का उपयोग, उन्हें अत्याचारियों से सूचना देने में बदलना। एक स्टोइक उदासीन नहीं होता, वह तरल होता है। वह महसूस करता है पर बहक नहीं जाता। आज इस भावनात्मक आत्मनियंत्रण को विकसित करने के लिए सांस की सेतु का अभ्यास करें। जब आप एक तीव्र भावना की लहर उठनी शुरू होती महसूस करें, चाहे वो एक लंबी कतार की चिड़चिड़ाहट हो, एक प्रस्तुति का डर हो या एक जीत का उल्लास हो, तो सीधे इसमें मत डूबो। रुकें, गहरी सांस लें। सांस लेते समय 4 तक गिने,
4 तक रोकें और 4 तक सांस छोड़ें। इसे 3 बार दोहराएं। इस संक्षिप्त क्षण में आप उत्तेजना और आपकी प्रतिक्रिया के बीच एक सेतु बनाते हैं। खुद से पूछें, क्या ये भावना वास्तविकता का एक प्रामाणिक प्रतिबिंब है या ये एक विकृत निर्णय या पुरानी स्मृति से भड़क रही है? प्रतिक्रिया करने के बजाय तय करें कि कैसे प्रतिक्रिया दें। उदाहरण के लिए, यदि कोई आपको अपमानित करता है तो उसी सिक्के से पलटवार करने के बजाय रुकें। अपमान के स्रोत, व्यक्ति के संभावित दर्द या बस आपके सम्मान के लिए हमले की अप्रासंगिकता पर विचार करें। एक और अभ्यास है परिदृश्यों का पूर्वाध्यान। खुद को ऐसी स्थितियों का सामना करते हुए कल्पना करें जो आमतौर पर आपको परेशान करती हैं। एक गर्मागर्म बहस, एक तंग समय सीमा। खुद को शांति, स्पष्टता और तर्कसंगतता के साथ प्रतिक्रिया करते हुए देखें। ये मानसिक प्रथा एक पूर्वाभ्यास है जो आपके मन को महारत के लिए तैयार करता है जब वास्तविक भावनाएं उत्पन्न होती हैं, जिससे आप इरादे से प्रतिक्रिया दे पाते हैं, न कि वातानुकूलित प्रतिक्रिया से। जब आप भावनात्मक आत्मनियंत्रण विकसित करते हैं तो आप अपनी प्रतिक्रियाओं को चुनने की स्वतंत्रता प्राप्त करते हैं, बजाय इसके कि प्रतिक्रियाओं द्वारा खींचे जाएं। आपकी भावनाएं अत्याचारी स्वामी नहीं रहती, बल्कि मूल्यवान संदेशवाहक बन जाती हैं, जो आपको हावी हुए बिना सूचित करती हैं। ये अमूल्य कौशल आपकी आंतरिक शक्ति को मजबूत करता है, आपकी प्रतिष्ठा को बढ़ाता है और किसी भी स्थिति में अटूट लचीलापन बनाता है। आंतरिक अराजकता को शक्ति के स्रोत में बदल देता है। यदि आप अपनी भावनाओं पर हावी होने और उनके गुलाम न रहने का आवाहन महसूस कर रहे हैं, तो टिप्पणियों में ये प्रतिज्ञान लिखें, मैं अपने वर्तमान का स्वामी हूं। क्या आप एक अटल आंतरिक दिशासूचक यंत्र के साथ कार्य करते हैं, तब भी जब अकेलेपन का अंधेरा आपको घेर लेता है, या आपकी पसंद दूसरों की स्वीकृति की बाहरी रोशनी से बनती है? आपकी सच्चाई ही आपकी व्यक्तिगत शक्ति की सच्ची नींव है। सबसे कपटी गलती नैतिक शॉर्टकट के प्रलोभन के आगे झुकना, किसी भी कीमत पर बाहरी मान्यता की तलाश करना, या ऐसे तरीकों से कार्य करने के दबाव के आगे झुकना जो अंततः आपके अपने मूल्यों को धोखा देती हैं। आप खुद को छोटी छोटी चूकों को सही ठहराते हुए, असुविधाजनक जिम्मेदारियों से बचते हुए, या ऐसे प्रयासों का पीछा करते हुए पाएंगे जो चुपचाप आपके आत्मविश्वास को नष्ट करते हैं और आपकी मन की शांति को भंग करते हैं। एक नींव में एक सूक्ष्म दरार के बारे में सोचें। ये शुरुआत में महत्वपूर्ण लग सकती है, लेकिन समय के साथ ये पूरी संरचना को कमजोर कर देती है। जो आप प्रचार करते हैं और जो आप अभ्यास करते हैं, उसके बीच ये विसंगति न केवल अपराध बोध और पछतावा पैदा करती है, बल्कि आपको इस भावना में भी कैद कर लेती है कि आपका मूल्य और व्यक्तिगत शक्ति हमेशा बाहरी कारकों और दूसरों की अस्थिर राय की दया पर निर्भर हैं। मार्कस ऑरेलियस ने अपने सबसे स्पष्ट क्षणों में से एक में हमें प्रेरित किया, जो मधुमक्खी के छत्ते को लाभ नहीं पहुंचाता, वो मधुमक्खी को भी लाभ नहीं पहुंचाता। स्टोइकवाद के अनुयायियों के लिए प्रमुख सद्गुण ज्ञान, जो वास्तव में अच्छा और बुरा है उसे पहचानने की क्षमता, साहस, भय और अप्रतिकूलता का सिद्धांतों के साथ सामना करने की शक्ति, न्याय, सभी के साथ निष्पक्षता और सम्मान से व्यवहार करना, और संयम, सभी चीजों में आत्मनियंत्रण और संयम केवल अमूर्त अवधारणाएं नहीं थीं, बल्कि अच्छाई का सार थीं। वे एकमात्र सच्चा अच्छा, एक पूर्ण जीवन के लिए एक अटल आधार और एक ऐसे मजबूत चरित्र के निर्माण के लिए जिसे कोई भी बाहरी तूफान हिला नहीं सकता। सद्गुण कोई विकल्प नहीं है, यह सच्ची स्वतंत्रता का मार्ग है। आज अटूट चरित्र की यह नींव बनाने के लिए दर्पण का नियम अपनाएं। कोई भी निर्णय लेने से पहले, चाहे वह बड़ा हो या छोटा, रुकें और कल्पना करें कि आप अपने आप को दर्पण में देख रहे हैं। खुद से पूछें, यदि मैं ऐसा कार्य करूं तो क्या मैं कल खुद को गर्व से देख पाऊंगा?
क्या यह कार्य ज्ञान, साहस, न्याय और संयम को दर्शाता है? उदाहरण के लिए, यदि आप एक दुर्भावनापूर्ण गपशप में शामिल होने के लिए प्रलोभित हो रहे हैं, तो पूछें कि क्या यह उचित या संयमी है। यदि आप एक चुनौती का सामना कर रहे हैं जिसके लिए आपको एक रुख अपनाने की आवश्यकता है, तो पूछें कि क्या आप साहस से कार्य कर रहे हैं या अनुरूपता के आगे झुक रहे हैं। सभी निर्णयों में व्यक्तिगत निष्ठा को प्राथमिकता दें, भले ही कोई न देख रहा हो, क्योंकि इन्हीं क्षणों में आपका सच्चा चरित्र गढ़ा जाता है। दैनिक रूप से अपने कार्यों पर एक ईमानदार चिंतन के लिए कुछ समय निकालें, यह पहचानते हुए कि कहां आप अधिक सद्गुणी तरीके से कार्य कर सकते थे और जहां आपने अपने सिद्धांतों का सम्मान किया। सद्गुण का यह निरंतर अभ्यास आत्मा के लिए एक प्रशिक्षण है जो आपकी आंतरिक शक्ति और एक अटल नैतिकता के साथ प्रतिक्रिया करने की आपकी क्षमता को मजबूत करता है। जब आप सद्गुण का अभ्यास सर्वोपरि करते हैं, तो आप मन की शांति प्राप्त करते हैं जिसे खरीदा या बेचा नहीं जा सकता। आपकी प्रतिष्ठा विश्वास का एक प्रकाश स्तंभ बन जाती है। आपका चरित्र एक अभेद्य किला और आपके कार्य हमेशा आपके उच्चतम सिद्धांतों के अनुरूप होंगे। आप एक व्यक्तिगत शक्ति का निर्माण करेंगे जो दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर नहीं करती, बल्कि आपकी अपनी सच्चाई पर निर्भर करती है। प्रामाणिकता और नैतिक शक्ति का एक संदर्भ बन जाते हैं। क्या आप अपने दिन उस कमी की शाश्वत खोज में बिताते हैं, या आपकी आंखें उस प्रचुर धन के लिए खुली हैं जो पहले से ही आपको घेरे हुए हैं? कृतज्ञता एक भावना नहीं है, यह वह जादुई लेंस है जो आपके पास जो कुछ भी है उसे अधिक से अधिक में बदल देता है। सबसे आम गलती और शायद सबसे सूक्ष्म रूप से विनाशकारी अगली बड़ी उपलब्धि की अथक खोज है। अगली लग्जरी वस्तु, स्थिति का अगला स्तर, सही रिश्ता, वह उपलब्धि जो अंततः खुशी लाएगी। आप खुद को तुलना के एक दुष्चक्र में फंसे हुए पाते हैं, खुद को हमेशा अपर्याप्त महसूस करते हुए या यह मानते हुए कि सच्ची खुशी हमेशा एक कदम आगे दूर क्षितिज पर है। कमी की ये मानसिकता, वर्तमान का ये निरंतर अवमूल्यन न केवल दीर्घकालिक चिंता और निराशा पैदा करता है, बल्कि आपको अभी में शांति और संतोष खोजने से भी रोकता है। यह एक हरा भरा बगीचा होना और एक दुर्लभ फूल की अनुपस्थिति पर जीवन भर विलाप करने जैसा है। यह ईर्ष्या, निराशा या बाहरी मान्यता की एक उन्मत्त खोज की आवेगपूर्ण प्रतिक्रियाओं को जन्म दे सकता है। सेनेका ने अपने लुसीलियस को लिखे पत्रों में हमें इस आधुनिक बीमारी के लिए एक शक्तिशाली मारक दिया। सच्ची खुशी वर्तमान का आनंद लेना है, भविष्य पर चिंतित निर्भरता के बिना। स्टोइकवाद के अनुयायी ऐसे तपस्वी नहीं थे जो सुख को नकारते थे, बल्कि प्रशंसा की कला के मास्टर थे। वे उनके पास जो कुछ भी है उसके लिए कृतज्ञता और वर्तमान क्षण का मूल्यांकन असंतोष के लिए सबसे प्रभावी मारक के रूप में करते थे। वे समझते थे कि सच्ची दौलत उन संपत्तियों की मात्रा में नहीं है जिन्हें हम जमा करते हैं, बल्कि जीवन जो कुछ भी प्रदान करता है उससे संतुष्ट रहने की क्षमता में है। हमें निरंतर इच्छाओं के अत्याचार और इस भ्रम से मुक्त करना कि खुशी हमेशा बाहर है। आज कृतज्ञता और प्रशंसा के खजाने को विकसित करने के लिए सुबह की रस्म शुरू करें। हर सुबह मोबाइल फोन उठाने से पहले 3 मिनट के लिए मानसिक रूप से या एक डायरी में उन 3 चीजों की सूची बनाएं जिनके लिए आप वास्तव में आभारी हैं, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों न लगें। यह आपके कंबल की गर्माहट, आपकी कॉफी का स्वाद, खिड़की पर सूरज की एक किरण, सांस लेने की साधारण क्षमता हो सकती है। रहस्य कृतज्ञता महसूस करना है, न कि केवल उसके बारे में सोचना। एक और परिवर्तनकारी अभ्यास है वंचन का विजुअलाइजेशन है। एक ब्रीफ क्षण के लिए कल्पना करें कि आपने कुछ ऐसा खो दिया है जिसे आप बहुत महत्व देते हैं। आपकी दृष्टि, चलने की आपकी क्षमता, कोई प्रियजन। इस नुकसान के खालीपन को महसूस करें,
फिर वास्तविकता पर वापस आएं और अभी भी उन्हें रखने के लिए गहरी प्रशंसा महसूस करें। यह चौंकाने वाली प्रथा आपके दृष्टिकोण को पुनर्गठित करती है। मुझे और चाहिए को मेरे पास पहले से ही पर्याप्त में बदल देती है। छोटी छोटी जीत, शांति के क्षण, दिन की क्षणभंगुर सुंदरता का जश्न मनाएं। अपने मन को अपने जीवन में मौजूद प्रचुरता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रशिक्षित करें, बजाय कमी के, और आप पाएंगे कि खुशी एक मंजिल नहीं बल्कि यात्रा करने का तरीका है। जब आप कृतज्ञता और प्रशंसा विकसित करते हैं तो आपका मन एक लचीला और संतुष्ट बगीचा बन जाता है, जो असंतोष की खरपतवार से प्रतिरोधित होता है। आप वर्तमान परिस्थितियों में शांति और खुशी पाएंगे, चाहे वे कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों न हों, और एक व्यक्तिगत शक्ति का निर्माण करेंगे जो स्वीकार और वास्तविकता के मूल्यांकन में पनपती है। आपका जीवन एक अथक खोज से एक निरंतर उत्सव में बदल जाएगा। हम अपनी यात्रा के मोड़ पर आ गए हैं, अंत पर नहीं बल्कि आपकी शक्ति की सच्ची शुरुआत पर। हमने उन स्तंभों पर फिर से विचार किया जो स्टोइक महारत के सार को उजागर करते हैं। हमने सीखा कि अपनी धारणा पर नियंत्रण वो ढाल है जो आपको बाहरी अराजकता से बचाता है, एक फिल्टर जो प्रतिकूलता को अवसर में बदल देता है। हमने समर्पण की बुद्धिमत्ता को समझा, अनिवार्य को स्वीकार करके उस ऊर्जा को मुक्त किया जो पहले हारी हुई लड़ाइयों में व्यर्थ हो जाती थी, निराशा को शांति में बदल दिया। हमने आंतरिक तूफान पर नियंत्रण विकसित किया, अपनी भावनाओं के स्वामी बन गए, न कि उनके गुलाम। हमने सर्वोपरि सद्गुण का अभ्यास करने के अटल महत्व को देखा, एक ऐसा चरित्र बनाया जो आपकी सत्यनिष्ठा का किला है। और अंत में हमने अपने मन को वर्तमान के भूले हुए खजाने में स्थापित किया, कृतज्ञता और प्रशंसा विकसित की जो पर्याप्त को प्रचुरता में बदल देती है। अब आप बहती हुई नाव नहीं है जो हर भावनात्मक प्रवाह या सतही उकसावे की दया पर हो। अब आप परिस्थितियों या अपनी अस्थिर भावनाओं के बंधक नहीं हैं। आप जिस व्यक्ति में बदल रहे हैं वो है जो चुनता है, जो विचार करता है, जो उद्देश्य और शांति के साथ कार्य करता है। कोई ऐसा व्यक्ति जो अपनी व्यक्तिगत शक्ति को भीतर से बनाता है, एक अटूट लौ जो हर बाहरी तूफान के साथ और अधिक चमकती है। यह स्टोइकवाद का वादा और सार है, अपने स्वयं के साम्राज्य का शासक, अपनी आत्मा का कप्तान होने की स्वतंत्रता। यह चुनौतियों की अनुपस्थिति का वादा नहीं करता, बल्कि उनका सामना करने के लिए एक अटूट आंतरिक शक्ति की उपस्थिति की गारंटी देता है। यह गहरे अर्थ, अटूट लचीलेपन और एक सच्ची स्थायी शांति का मार्ग है। यदि इस वीडियो ने आपके भीतर एक नई लौ जलाई है, यदि इसने आपको व्यक्तिगत महारत के लिए एक नया मार्ग देखने में आपकी मदद की है, तो कृपया इस सामग्री को पसंद करें। आपकी पसंद एक संकेत है कि यह संदेश प्रतिध्वनित होता है और कंट्रोल और शांति के लिए प्यासी और आत्माओं तक पहुंचने योग्य है। नीचे कमेंट करें कि 5 स्तंभों में से किसने आपको सबसे अधिक जगाया, या अपनी स्वयं की यात्रा और स्टोइकवाद ने आपके जीवन को कैसे बदला है साझा करें। आपके शब्द किसी और के लिए आवश्यक प्रेरणा हो सकते हैं। इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसे आप जानते हैं कि आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया के चक्र में फंसा हुआ है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसे नियंत्रण के लिए एक कोमल लेकिन दृढ़ धक्का की आवश्यकता है। और आत्मखोज और निरंतर विकास की इस यात्रा को जारी रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी आइकॉन दबाएं। साथ मिलकर हम ऐसे व्यक्तियों का एक समुदाय बनाएंगे जो शांति से प्रतिक्रिया देना चाहते हैं और इस प्रकार एक अटूट प्रत्यक्ष शक्ति, एक आंतरिक साम्राज्य का निर्माण करेंगे जिसे कोई बाहरी शक्ति नहीं गिरा सकती। याद रखें, नियंत्रण वहां शुरू होता है जहां प्रतिक्रिया समाप्त होती है। आपकी स्वतंत्रता आपकी पसंद है।